Hello. Hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you on my YouTube channel. Students, today I am going to discuss with you a play that is written by the great English dramatist or playwright William Shakespeare, and the title of the play is As You Like It. So today I will discuss about it, and we will also see the whole play in a short time, or we will revise it by its summary and introduction and some other features of the play. So let's start. बच्चों बात करें एज यू लाइक इट, तो ये जो प्ले है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language। तो विलियम शेक्सपियर जो कि एक इंग्लिश पोएट, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट और he is widely regarded for his as a greatest writer in English language, और वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में भी जाना जाता है। और द वर्ड प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट, और उसको पूरे संसार का एक फेमस, प्री एमिनेंट मतलब फेमस, वाइडली नोन ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाता है। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, और मोस्टली उसको क्या बुलाया जाता है, या उसको इंग्लैंड का नेशनल पोएट या राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही साथ उसको बार्ड ऑफ एवोन भी बुलाया जाता है। बार्ड ऑफ एवोन की बात करें बच्चों, तो उसका जन्म स्ट्रेटफोर्ड एवोन नामक स्थान पे हुआ था, या उस शहर में हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड एवोन। तो एवोन में रहने वाला है, और बार्ड मतलब होता है पोएट या राइटर, तो उसको एवोन का राइटर या पोएट कहा जाता है। सिंपली उसको द बार्ड भी कहते हैं। हिज सर्वाइविंग वर्क्स, सर्वाइविंग मतलब जो प्रेजेंट में अभी भी हमारे सामने हैं, या जो अभी हमारे प्रेजेंट लाइफ में उसको हम रीड कर सकते हैं, या उसको हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो उनके बारे में बात करें तो कहता है कि हिज सर्वाइविंग वर्क कंसिस्ट ऑफ 38 प्लेज, 150 sonnets, 2 long narrative poems and several other poems। आज के जो वर्क्स या आज के टाइम में हम प्रेजेंट टाइम अगर उसके वर्क्स को सॉर्ट आउट करें, या उसके वर्क्स को देखें कि उसके कितने वर्क्स हैं अवेलेबल आज के मॉडर्न टाइम में, तो वी कैन फाइंड हिज 38 प्लेज। हम उसके 38 प्लेज को पा सकते हैं, या उसको हम देख सकते हैं। साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो फाइंड 154 सोनेट्स दैट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हम उसके 154 सोनेट्स को भी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स दैट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। उसके 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स को भी हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सेवरल अदर पोएम्स, और बहुत सारी अदर पोएम्स भी हैं जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अब बात करें
तो हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज एंड परफॉर्म्ड। क्या कह रहा है कि हिज प्लेज, उसके जो ड्रामाज हैं या उसके जो नाटक रहे हैं वो हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवर मेजर लिविंग लैंग्वेज, मतलब आज के वर्ल्ड में, आज के संसार में जितने भी बड़े बड़ी लैंग्वेज हैं जो आज के टाइम में बोले जाते हैं या यूज किए जाते हैं। लिविंग लैंग्वेज मतलब हो गया कि जो प्रेजेंट टाइम में यूज होते हैं, उन सारे लैंग्वेज में उसका ये प्ले क्या हुआ है, उसके प्लेज क्या हुए हैं, ट्रांसलेट हुए हैं, और साथ साथ दे आर परफॉर्म्ड ऑल्सो, उनको परफॉर्म भी किया गया है स्टेज पे सभी लैंग्वेजेस में। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, या नेक्स्ट पैरा देखते हैं। शेक्सपियर रोट अबाउट 37 प्लेज, अभी बताया था 38 प्लेज, तो उसके 37 प्लेज कंप्लीट हैं और 38 नंबर का जो प्ले है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए 37 मोस्टली गिना जाता है, बट 38 प्लेज हैं उसके टोटल। तो शेक्सपियर रोट अबाउट 37 प्लेज दैट आर डिवाइडेड इनटू ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। उसने जो ये 37 प्लेज लिखे हैं ना, उसके ये प्लेज, उसके ये नाटक 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। मतलब उसके नाटक 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ट्रेजेडीज़, जिसकी ट्रेजिक एंड होती है, दुखदाई एंड हो, जिसमें हीरो हीरोइन मर जाए या कोई दुखद घटना के साथ प्ले एंड हो जाए। दूसरा है कॉमेडीज़, जिसमें हैप्पी एंडिंग हो, शादी हो जाए या फिर खुशी खुशी प्ले का एंड हो जाए। हिस्ट्रीज़ बच्चों वो है जिसमें हम हिस्ट्री के किसी कैरेक्टर के या हिस्ट्री के किसी इंसिडेंट या किसी इवेंट के ऊपर हम कुछ लिखे, वो कहलाती है हिस्ट्रीज़। तो आगे देखिए, ट्रेजेडीज आर ऑफन मार्क्ड बाय डेथ एंड सैडनेस। मैंने अभी बताया था ट्रेजेडी की एंडिंग कैसी होती है, किसी की डेथ हो जाए या सैडनेस, किसी दुखदाई घटना के साथ एंड हो जाए तो ट्रेजेडी। वाइल कॉमेडीज इंक्लूड हैप्पी एंडिंग्स, और कॉमेडीज में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, ऑफन है वेडिंग, मोस्टली क्या होता है कि लास्ट में हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी एंड हो जाता है। हिस्ट्रीज रिफ्लेक्ट अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल मोनार्क एंड पीरियड्स ऑफ टाइम फ्रॉम शेक्सपियर्स पर्सपेक्टिव। हिस्ट्रीज की बात करें तो ये ड्रामेटाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल मोनार्क, अभी बताया था मैं हिस्ट्री किसके बारे में बताता है कि अभी जो हम टाइम जी रहे हैं या जो हम प्रेजेंट टाइम में अभी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे के किसी भी इंसिडेंट के बारे में हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो हिस्ट्री कहलाती है। तो ये ड्रामेटाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल मोनार्क, जो प्राचीन टाइम में जो ऐतिहासिक जो राजा महाराजा हुए उनके बारे में बताता है हिस्ट्रीज, और शेक्सपियर के टाइम से पहले के टाइम के बारे में बात करता है हिस्ट्रीज। तो हमने पढ़ा उसके जो 37 प्लेज हैं वो उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी था ट्रेजेडीज़, सेकंड था कॉमेडीज़ और थर्ड था हिस्ट्रीज़। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करें शेक्सपियर्स प्लेज पोर्ट्रेट रिकॉग्नाइजेबल पीपल इन सिचुएशन दैट वी कैन ऑल relate to, including love, marriage, death, mourning, guilt, the need to make difficult choices, separation, reunion and reconciliation. शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं, जितने भी नाटक हैं, पोर्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन करते हैं या नरेट करते हैं रिकॉग्नाइजेबल पीपल, किसी न किसी एक विशेष व्यक्ति को, रिकॉग्नाइजेबल मतलब जिसको लोग पहचानते हैं, जिसको लोग अच्छे से जानते हैं, किसी न किसी विशेष व्यक्ति को प्रेजेंट करता है एक ऐसे सिचुएशन में जिसको हम ये कह सकते हैं जैसे कि लव की सिचुएशन में, मतलब ऐसा कोई एक नोन पर्सन हो, कोई एक फेमस व्यक्ति हो, उसको ऐसी सिचुएशन में दर्शा दिया गया हो या उसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया हो कि वो लव में इंक्लूड है या लव में इन्वॉल्व है, और साथ साथ लव में पढ़ने के बाद या प्रेम में आने के बाद उसके क्या एक्टिविटीज़ होते हैं उसके बारे में बताना। लव से रिलेटेड हो सकता है ऐसा पर्सन। तो उसके जो प्लेज है ना वो
किसी एक पर्सनालिटी या किसी एक पर्सोना को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं जो फेमस होता है, जो रिकॉग्नाइजेबल होता है, जिसको हम सब जानते हैं, और उसी में बात करें कि ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होता है या किसी न किसी सिचुएशन से घिरा होता है। और वो सिचुएशंस कौन हो सकती हैं? या तो लव हो सकती है, या मैरिज हो सकती है, डेथ हो सकती है, मॉर्निंग किसी दुख की बात हो सकती है, गिल्ट कोई अपराध या कोई क्राइम हो सकती है, नीड टू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस हो सकता है कि वो व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आ जाए, ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि उसको कोई ना कोई डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़े या कोई ना कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ सकता है। सेपरेशन किसी से अलगाव, ऐसा व्यक्ति हो जो किसी से अलग होकर के दुखी अवस्था में दिखाया जा रहा हो। रीयूनियन किसी का वापस मिल लेना या किसी से बिछड़ने के बाद वापस मिलना। रिकॉन्सिलेशन वही है, रीयूनियन का ही फॉर्म है, वापस से मिल लेना। तो बच्चों अभी जो लाइंस हमने ये फर्स्ट 4 लाइंस पढ़ी हैं, इसमें हम ये कहना चाह रहा है कि जो कैरेक्टर या जो प्रोटागोनिस्ट या जो हीरो या जो कैरेक्टर्स होते हैं किसके, शेक्सपियर के प्लेस के, शेक्सपियर के नाटक के, वो एक तो फेमस कैरेक्टर्स होते हैं। पहली बात तो वो फेमस कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरी बात ये, वो फेमस कैरेक्टर्स लाइफ के किसी न किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं या किसी न किसी सिचुएशन से घिरे होते हैं। और उन सिचुएशंस के बारे में अगर वो बात किया है कि वो कैरेक्टर किससे जुड़े हो सकते हैं, तो उसने बताया कि वो लव से जुड़े हो सकते हैं, मैरिज से जुड़े हो सकते हैं, डेथ से जुड़े हो सकते हैं, मॉर्निंग से जुड़े हो सकते हैं, साथ ही साथ गिल्ट और डिफ़िकल्ट चॉइसेस से जुड़े हो सकते हैं, सेपरेशन, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, इन सब सारे चीज़ों से वो जुड़े हो सकते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए। दे डू सो विद ग्रेट ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस एंड विजडम। और वो अपनी लाइफ में, मतलब वो जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं वो ग्रेट ह्यूमैनिटी, मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए या ऐसा कार्य करते हैं जिसमें मानवतावादी विचारधारा झलकती है। मानवतावादी विचारधारा का मतलब बच्चों ये हो गया कि आप किसी भी ऐसे काम को करो जिसको जो सबके लिए अप्लाई किया जा सके या जो सबके लिए अच्छा हो। जैसे कि हम कहें कि सच बोलना चाहिए, अगर किसी ने चोरी किया है तो अपना भाई ही क्यों ना हो उसको जेल खाने में डाल देना चाहिए या पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये मानवतावादी हैं, ये ह्यूमैनिटी को शो करने वाली है कि ये सबके लिए इक्वल होती हैं। दूसरा है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या होता है? बियर करना मतलब सहन करना। किसी भी सिचुएशन को वो बहुत ज़्यादा सहन करते हैं, किसी भी परिस्थिति को सहन करते हैं, किसी के अत्याचार को थोड़ा बहुत सहन करते हैं, उसके बाद उस पर वो रिएक्ट करते हैं। एंड विजडम, और वो किसी भी सिचुएशन को बहुत बुद्धिमानी से या किसी भी डिसीजन को बहुत बुद्धिमानी से लेते हैं, विजडम दिखाते हैं अपना। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड what it is to be human and to cope with the problems of being so। और they help us to understand, वो हमें मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस के, वो हमें इस बात में भी हेल्प करते हैं कि हम आसानी से समझ सकें कि मानवता किस में है, मतलब आदमी बने रहना क्या है। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी मूवी को आप देख लो, मान लो किसी आप मूवी को देख रहे हैं और उस मूवी में 2 चीज़ें दिखाई जाती हैं कि एक बैड कैरेक्टर है, गुड कैरेक्टर वाला पर्सन है। बैड कैरेक्टर वाला चोरी करता है, फ्रॉड करता है और सक्सेस को पाता जाता है। दूसरी तरफ एक जो गुड कैरेक्टर वाला है वो बेचारा पुअर है और लाइफ की प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है और फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को सच्चाई के साथ जी रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है, जो गुड कैरेक्टर है, ये ऐसे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं किसमें? विलियम शेक्सपियर के प्लेज में, जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसे मानवता के साथ जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें मानव बने रहना चाहिए और कैसे हमें अपने प्रॉब्लम्स को झेलना चाहिए या अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, या कैसे हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। इसके बारे में बताते हैं कौन? विलियम शेक्सपियर के जो ये कैरेक्टर्स होते हैं। As You Like It is a pastoral comedy by William Shakespeare, believed to have been written in 1599 and first published in the first folio in 1623। ये जो ड्रामा है या जो प्ले है जो आपके कोर्स में है, जिसका टाइटल है As You Like It, ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है
पेस्टोरल मतलब ये हो गया जिसमें ग्रामीण कैरेक्टर्स हों या जिसमें जंगल, नेचर, इन सब की बात की जाए तो पेस्टोरल कॉमेडी है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को या इस नाटक को 1599 में लिखा था और इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1623 में। कहाँ? इन फर्स्ट फोलियो जो कलेक्शन था उसमें। द प्लेज फर्स्ट परफॉर्मेंस इज अनसर्टेन दो अ परफॉर्मेंस एट विल्टन हाउस इन 1603 हैव बीन सजेस्टेड एज पॉसिबिलिटी। और पहली बार ये स्टेज पे कब परफॉर्म किया गया था इस प्ले को, मतलब पहली बार स्टेज पे कब लाया गया था, इसके बारे में तो कोई सर्टेन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि 1603 में विल्टन हाउस में इसको फर्स्ट टाइम में पब्लिश किया गया था। तो आई होप बच्चों अब तक जो एक्सप्लेन किया समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्ले ऑफ द एलिजाबेथन टाइम इज सेट इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। शेक्सपियर का ये जो प्ले है जिसका टाइटल क्या है, एज यू लाइक इट, एक रिप्रेजेंटेटिव प्ले है। रिप्रेजेंटेटिव करने का मतलब हो गया बच्चों किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना या किसी चीज़ का नेतृत्व करना। तो ये किस चीज़ का नेतृत्व कर रहा है एज यू लाइक इट, एलिजाबेथन टाइम का। और एलिजाबेथन टाइम की बात करें तो मैंने आपको बताया था क्वीन एलिजाबेथ कब इंग्लैंड के सिंहासन पे आई थी, 1558। मतलब जब 1500 प्लस चलने लग जाता है तो उसको बोलते हैं 16th सेंचुरी। तो एलिजाबेथन एज कौन से सेंचुरी का है, 16th सेंचुरी का टाइम है। तो ये कहता है कि ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, ये एलिजाबेथन सेंचुरी या 16th सेंचुरी और एलिजाबेथन टाइम को रिप्रेजेंट करता है या उस टाइम के सोसाइटी को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। कौन? ये जो प्ले है, कौन, क्या नाम है इसका, एज यू लाइक इट। इट होल्ड्स अ मिरर टू द एलिजाबेथन मोड ऑफ लिविंग। अभी मैंने बताया था कि उस टाइम के सोसाइटी को प्रेजेंट करता है, तो ये बताता है इट होल्ड्स अ मिरर टू एलिजाबेथन मोड ऑफ लिविंग। एलिजाबेथन मोड ऑफ लिविंग मतलब एलिजाबेथ के टाइम पे लोगों के जीवन जीने का जो तरीका था उसको ये शो करता है या उस चीज़ के लिए एक मिरर का काम करता है। मतलब मिरर में जैसे सारी चीज़ें क्लियर दिख जाती हैं, वैसे ही एज यू लाइक इट एक मिरर की तरह है जो एलिजाबेथन टाइम के लोगों के, सोसाइटी के, उनके लिविंग के स्टाइल को या उनके लाइफ स्टाइल को क्या करता है, हमारे सामने प्रेजेंट करता है या आईने के रूप में दिखाता है। द प्राइमरी टू एटमोसफेयर ऑफ द प्ले आर कोर्टली इंग्लैंड एंड मोर आइडियल द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। बच्चों बात करें कि इस प्ले की सेटिंग की, तो ये जो प्ले है या इस प्ले में जो दो स्पेस की बात की गई है, दो प्लेस की बात की गई है या दो एटमॉस्फेयर की बात की गई है, तो प्ले को दो जगह पे ड्रामेटाइज किया गया है या प्ले को दो स्थान से इसको एक्सप्लेन किया गया है। मतलब इस प्ले में दो जगह बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। दो जगह कौन सी हैं? पहला है कोर्ट। कोर्ट मतलब राजा रानी का दरबार। मतलब इस प्ले का आधा हिस्सा कोर्ट में प्ले किया गया है, मतलब दरबार से दिखाया गया है कि दरबार में क्या क्या होता है। इसका दूसरा हिस्सा जो है एक जंगल है जिसको कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आर्डन का जो जंगल है, दूसरा हिस्सा इसको जंगल में दिखाया गया है। मतलब स्टार्टिंग का हिस्सा जो है वो कोर्ट में दिखाया जाता है या राजा रानी के दरबार का दिखाया जाता है, और आगे की जो स्टोरी चलती है वो कहाँ चली जाती है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो ये दो स्पेशल स्थान हैं यहाँ पे, कोर्ट और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। जब हम इस प्ले को डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए, जियोग्राफिकली द प्ले इज सेट इन आर्डन, वारविकशायर। और अगर भौगोलिक रूप से बात करें, मतलब रियल में बात करें, तो ये प्ले कहाँ सेट किया गया है? आर्डन में। और आर्डन कहाँ है? वारविकशायर में। और वारविकशायर कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के वारविकशायर में जो आर्डन नामक स्थान है वहाँ पे ये प्ले जो है सेट हुआ है या प्ले वहाँ से परफॉर्म किया गया है। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इज अ सेट अगेंस्ट द कोर्टली लाइफ। और जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इसमें दिखाया गया है बच्चों, अभी मैंने बताया दो ही स्थान की बात की गई है, एक है कोर्ट दरबार
और दूसरा है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो बोलता है ये कि जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है ना, ये क्या है, बिल्कुल अगेंस्ट है, मतलब बिल्कुल विपरीत है किसके, कोर्टली लाइफ, मतलब कोर्ट में जो ज़िंदगी लोग जीते हैं उससे बिल्कुल विपरीत ज़िंदगी जी रहे हैं। कहाँ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की बात करें बच्चों, जंगल की बात करें, जंगल में कोई ज़िंदगी कैसे जीता है, जंगलियों की तरह जीता है या ग्रामीणों की तरह जीता है। जबकि कोर्ट की बात करें तो दरबार में कोई कैसे जीता है, एक अधिकारी की तरह, एक नेता की तरह जीता है। तो देखो दोनों की लाइफ क्या हो जा रही है, बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अ फॉइल टू द इल्स फाउंड इन कोर्ट। ये क्या है, एक फॉइल, एक क्या, हेट, जिसको आप कर सकते हो घृणा दर्शाता है, या ये जो प्ले है ना, ये घृणा दर्शाता है या घृणा प्रस्तुत करता है किसके प्रति, जो कोर्ट में पाया जाता है, मतलब जो कुछ भी कोर्ट में होता है उसके प्रति घृणा दर्शाता है या घृणा प्रस्तुत करता है। कौन, ये प्ले। जब हम इस प्ले को डिस्कस करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। ड्यूक सीनियर इज बैनिस्ड इनटू द फॉरेस्ट बाय द फ्रेडरिक हिज ब्रदर। अब इसकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ड्यूक सीनियर जो कि राजा होता है उस टाइम में इंग्लैंड में, उसको उसके भाई, छोटे भाई फ्रेडरिक के द्वारा राज्य से निकाल दिया जाता है या भगा दिया जाता है। कहाँ के लिए, उस फॉरेस्ट के लिए जिसका नाम है आर्डन। एज यू लाइक इट इज शेक्सपियर्स हैप्पीएस्ट कॉमेडी, और ये जो है ये शेक्सपियर की एक हैप्पीएस्ट कॉमेडी में से गिना जाता है। कैरेक्टरिस्टिकली इट इज़ बोथ रोमांटिक एंड पेस्टोरल। अगर इसके कैरेक्टर्स को देखें, इसके फीचर्स को देखें तो ये दोनों है, रोमांटिक भी है, इसमें रोमांस भी है और पेस्टोरल क्वालिटीज़ भी हैं। इन द प्ले नो वन सफ़र्स इंटेंसली, इट हैज़ नो ट्रेजिक एलिमेंट, इट इज़ फुल ऑफ कॉमिक एंड lively spirit. In the play no one suffers intensely, मतलब इस प्ले में कोई अपनी गलती की वजह से या कोई इंटेंशन की वजह से सफ़र नहीं करता। मतलब ये हो गया कि इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिला हो या जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आई हो। नहीं, इसमें कोई इंटेंशनली सफ़र नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं उठाता है। इसमें कोई ट्रेजिक एलिमेंट भी नहीं है। ट्रेजिक एलिमेंट कैसे दिखाया जाता है कि जब मेन प्रोटैगोनिस्ट होता है या मेन जो हीरो होता है वो कोई ऐसी फॉल्ट करता है या कोई ऐसी मिस्टेक करता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ट्रेजिक एलिमेंट उसे कहते हैं। तो ट्रेजिक एलिमेंट भी इसमें नहीं है। एंड इट इज़ फुल ऑफ कॉमिक एंड लाइवली स्पिरिट। और अगर पूरे प्ले को देखा जाए तो थोड़े बहुत सीन्स छोड़ करके पूरा प्ले जो है वो कैसा है, कॉमिक है, थोड़ा हंसी मजाक वाला है और लाइवली स्पिरिट, जीवंत दिखाई देता है। मतलब कोई अगर इस प्ले को स्टेज पे परफॉर्म होता हुआ देखे तो उसमें ऐसा खो जाएगा जैसे उसके रियल लाइफ में उसके सामने ये चीज़ प्रेजेंट हो रही है या ये सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं। कैरेक्टर्स लाइक टचस्टोन एंड जैक्स विदाउट एनी इनडायरेक्ट इंटेंशन प्रोवाइड द बेस्ट कॉमिक एलिमेंट्स टू द प्ले। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है टचस्टोन जो कि दरबार में रहता है और थोड़ा मजाक करता है, और जैक्स जो है इसमें एक कैरेक्टर है जो ड्यूक सीनियर के साथ फॉरेस्ट में चल जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, कॉमिक एलिमेंट्स प्रेजेंट करते हैं या कॉमिक इंसिडेंट्स ये इनके थ्रू प्रेजेंट किया जाता है या ये ऐसे कार्य करते हैं जिससे उसमें प्ले में कॉमिक सीन क्रिएट होता है या कॉमिक आता है। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया। तो बच्चों अब हम इस प्ले के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर अगले लेक्चर से हम इसके थीम के बारे में या इसके समरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लें बच्चों, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में देखिए। जो मेन कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर है वो है ड्यूक सीनियर। और ड्यूक सीनियर कौन है, फादर ऑफ रोजेलिंड। रोजेलिंड इस पूरे प्ले की या इस एज यू लाइक इट प्ले की हीरोइन है। तो ड्यूक सीनियर उस हीरोइन रोजेलिंड का फादर है, हु इज़ बैनिस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर, जिसको निकाल दिया गया है उसके छोटे भाई के द्वारा, मतलब
अभी बताया था, उसको सिंहासन छोड़वा कर या उसको राज्य से बाहर निकाल दिया गया है, जिसका नाम क्या है उसके छोटे भाई का, ड्यूक फ्रेडरिक। तो ड्यूक सीनियर क्या है, इस प्ले की हीरोइन रोजालिंड का फादर है, और जिसको उसके छोटे भाई फ्रेडरिक ने सिंहासन से उतार के उसको राज्य से बाहर निकाल दिया और खुद राजा बन गया। और वो जब उसको निकाल दिया राज्य से बाहर, तब वो कहाँ गया, ही इज़ लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन अलॉन्ग विद हिज फॉलोवर्स। जब उसको राज्य से निकाल दिया जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, उसके राज्य से थोड़ी दूर पे आर्डन का फॉरेस्ट है, या फॉरेस्ट है एक आर्डन नाम का, उसमें अपने फॉलोवर्स, अपने नौकरों के साथ या सहयोगियों के साथ वहाँ चला जाता है। दूसरी जो करेक्टर है वो रोजालिंड। अभी मैंने बताया कि इस पूरे प्ले की हीरोइन है रोजालिंड, तो शी इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले, इस प्ले के मेन कैरेक्टर है वो। शी इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर एंड इज़ इन द लव विद ऑरलैंडो, और वो ऑरलैंडो से प्रेम करती है। इसमें ऑरलैंडो नाम का एक कैरेक्टर है, तो वो ऑरलैंडो से प्रेम करती है। शी डिस्गुइसेस मतलब वेश बदलना, हर सेल्फ एज गैनीमेड आफ्टर लिविंग फॉर फॉरेस्ट। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है बच्चों कि जब ड्यूक फ्रेडरिक जो रोजालिंड का अंकल होता है, वो रोजालिंड को भी राज्य से बाहर निकाल देता है, तब वो अपने आप को वेश बदल कर वहाँ से भागते हैं, या उसको बाहर निकालने का जब आदेश देता है तो वो अपने आप को वेश बदल करके गनीमेड के रूप में, एक व्यक्ति गनीमेड के रूप में चेंज कर लेती है, और वहाँ से राज्य को छोड़ करके निकल जाती है। और कहाँ चली जाती है, फॉरेस्ट में। तो रोजालिंड ये है। ड्यूक फ्रेडरिक की बात करें तो ड्यूक फ्रेडरिक इज़ द यूजरपर मतलब जहाँ है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब विलेन का काम करने वाला। हर सेल्फ एंड द फादर ऑफ सीलिया। तो ड्यूक फ्रेडरिक क्या है, सीलिया एक कैरेक्टर है इस प्ले में, सीलिया भी एक कैरेक्टर है, वो इसकी क्या है, बेटी है। किसकी, ड्यूक फ्रेडरिक की। तो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया, और सीलिया का फादर ड्यूक फ्रेडरिक, और साथ ही साथ ये इस प्ले का एंटागोनिस्ट भी है या विलेन भी है। इनिशियली ही इज़ अ विलेन बट लेटर ऑन ही इज़ मिरेकलसली ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय अ रिलीजियस मैन। शुरू में, इनिशियली मतलब प्रारंभिक तौर से, शुरू में तो ये विलेन का काम करता है, बट बाद में चल के मिरेकलसली मतलब हो गया चमत्कारिक रूप से ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है किसमें, रिलीजियस व्यक्ति में। किसी के द्वारा इंस्पायर किया जाता है तो वो ये रिलीजियस व्यक्ति बन जाता है, धार्मिक व्यक्ति बन जाता है। तो शुरू में ये विलेन का काम, बाद में धार्मिक व्यक्ति। सीलिया की बात करें तो सीलिया अभी बताया था डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, फ्रेडरिक की बेटी है। शी लव्स हर कजिन रोजालिंड एंड अकम्पनीज हर इन बैनिशमेंट टू फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। वो अपनी कजिन रोजालिंड जो कि इसकी बेटी है ड्यूक सीनियर की, उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। जब उसके फादर ने ये डिसाइड किया या ऑर्डर दिया कि रोजालिंड राज्य को छोड़ के निकल जाए, तो उसने उसका साथ दिया, या उससे इतना ज़्यादा उसके अंदर प्रेम था उसके लिए कि वो भी रोजालिंड के साथ राज्य छोड़ करके बाहर निकल जाती है। और वो अपने आप को जब बाहर निकलती है तो किस रूप में बदल लेती है, शी डिस्गेजेस हरसेल्फ एज अ सेफर्डेस। वो अपने आप को सेफर्डेस के रूप में, एक गडेरियन के रूप में बदल लेती है, और अपना नाम एलिनिया रख लेती है बाद में। शी फॉल्स इन लव विद ओलिवर, और वो किससे प्रेम करती है, ओलिवर से। ओलिवर कौन है, तो ऑरलैंडो का भाई है। ऑरलैंडो से कौन प्रेम कर रही है, ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड। ऑरलैंडो के भाई ओलिवर से कौन प्रेम कर रही है, सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी। और सीलिया और रोजालिंड कौन है, ये आपस में चचेरी, मतलब दोनों चचेरी बहन, दोनों सगे भाइयों से क्या कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं। इसमें आगे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एडम। एडम जो है ये सर्वेंट है किसका, ऑरलैंडो का। टच स्टोन कौन है, फूल, एक फूल का काम। फूल बच्चों विलियम शेक्सपियर के प्लेज में ये एक फेमस कैरेक्टर है फूल, जो कि हमेशा मजाक का काम करता रहता है, कॉमिक का काम करता रहता है। तो ये फूल का काम करता है टच स्टोन। लव टू ऑड्रे, और ये जब जंगल में जाता है तो वहाँ पे एक गडेरियन मिलती है या एक जंगली लड़की होती है ऑड्रे, उससे ये प्रेम करने लग जाता है। फोबे, फोबे कौन था,
तो फोबी एक कैरेक्टर है जो कि वहीं है जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही, और ये प्रेम करता है किससे? सिलिवस से। सिलिवस एक लड़की है, सिल्वियस से प्रेम करता है ये, सॉरी सिल्वियस, बिलेवेड ऑफ सिल्वियस। फोबे जो है ये सिल्वियस की प्रेमिका है। फोबे एक फीमेल कैरेक्टर है जिसको सिल्वियस बहुत प्रेम करता है, लेकिन ये जो फोबे है ये स्टार्टिंग में किससे प्रेम करने लग जाती है? रोजेलिंड से, जिसने अपना भेष बदल रखा है किस रूप में? गैनीमेड के रूप में। मतलब आपको बताया था कि जब रोजेलिंड को सिंहासन वहाँ राज्य से बाहर निकाला जाता है तो वो एक लड़के का रूप जिसका नाम गैनीमेड होता है, लड़के का रूप धारण करके वहाँ से निकल जाती है और जंगल में चली जाती है। तो जंगल में वो ये जो फोबे है ये मिलती है किससे? रोजेलिंड से, जो गैनीमेड के रूप में रहती है, और उससे ये प्रेम करने लग जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब गैनीमेड अपने रियल फॉर्म में आती है तो ये किससे प्रेम कर लेती है? जो इसका प्रेमी रहता है, कौन? सिल्वियस, उससे प्रेम कर लेती है, उससे शादी कर लेती है। सिल्वियस की बात करें तो ये शेफर्ड है, एक गडेरिया है, और फोबे से लव करता है। ऑड्रे का अभी मैंने बता दिया कि ऑड्रे कौन है, ये टचस्टोन की बिलेवेड है, उसकी प्रेम क्या है। विलियम की बात करें तो विलियम एक कंट्री मैन है और जो कि लव करता है किससे? ऑड्रे से। ऑड्रे से भी एक व्यक्ति प्रेम करता है जिसका नाम है विलियम। और चार्ल्स की बात करें तो बच्चों चार्ल्स एक रेसलर है, मतलब एक कुश्तीबाज है या पहलवान है जो कि दरबार का है, दरबार में कुश्तीबाज है ये। जैक्स की बात करें तो जैक्स जो ड्यूक सीनियर के साथ जंगल में रह रहा है, ये ऑरलैंडो और ओलिवर का भाई है, मतलब ये उनका तीसरा भाई है। ये 3 भाई होते हैं, ओलिवर सबसे बड़ा, ऑरलैंडो उससे छोटा, और उससे छोटा जैक्स। तो जैक्स ड्यूक सीनियर के साथ जंगल में रहता है। कॉरिन की बात करें तो कॉरिन भी एक ओल्ड शेफर्ड है, जंगल में रहती है ना। तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। एक बार इसके कैरेक्टर्स का एक डायग्राम और मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, आप एक बार उसको देखिए, और फिर इस प्ले को अभी के लिए तो यहीं फिनिश करेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी जो लास्ट में एक ये डायग्राम है आपके सामने, अभी जो कैरेक्टर्स मैंने आपको डिस्कस किया था उस कैरेक्टर्स के कुछ कैरेक्टर्स, उनमें से कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो ऊपर 2 भाई होते हैं, कौन? ड्यूक सीनियर जो फ्रेडरिक का ब्रदर होता है, और फ्रेडरिक उसका भाई, ये दोनों आपस में भाई हैं। फ्रेडरिक का ब्रदर जो ड्यूक सीनियर है उसकी बेटी है रोजेलिंड, और इधर की बात करें तो फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया, और रोजेलिंड और सीलिया आपस में क्या है? सिस्टर हैं। रोजेलिंड का लवर कौन है? ऑरलैंडो। इधर सीलिया का लवर कौन है? ओलिवर। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? तो ये दोनों भी भाई हैं। तो ये देख लो, ये दोनों भाई इन दोनों बहनों से प्रेम कर रहे हैं, और ये इन दोनों बहनों के पिता कौन है? एक तो भूतपूर्व राजा और एक प्रेजेंट का राजा। भूतपूर्व राजा कौन है? ड्यूक सीनियर, और प्रेजेंट में कौन राजा है? ड्यूक फ्रेडरिक। तो बच्चों आज हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम, या इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्ले की समरी के बारे में बात करेंगे। इस प्ले में क्या है, क्या स्टोरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।